बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाज़रीन, पिछले लेक्चर में हमने लिवर सिरोसिस की पेचीदगियों की बात की थी कि लिवर सिरोसिस की जो पेचीदगियां हैं उनसे हम मरीज को कैसे बचा सकते हैं और क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि मरीज रेगुलरली डॉक्टर के पास आए और फिर डॉक्टर क्या करेगा, क्या क्या टेस्ट करेगा और क्या क्या तरीके या इलाज मौजूद हैं कि जिगर के इन पेचीदगियों से बचा जा सके कि जिनमें ज़हनी गनूदगी या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, खून की उल्टियों का आना है, पेट में पानी का जमा हो जाना है, गुर्दों का फेल होना है और जिगर में रसूली या जिगर में कैंसर का बन जाना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने मरीज लिवर सिरोसिस का मरीज हुआ और इसमें हमने तमाम चीज़ें ट्राई की और उसके बाद भी उसका जिगर काम नहीं कर रहा, डिजायरेबली इतना काम नहीं कर रहा जितना चाहिए, या उसकी जो पेचीदगी है वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है, फिर हमारे पास क्या तरीका रह जाता है कि हम फिर इस मरीज का इलाज करें। तो उस वक्त पे फिर हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं और जिगर की पेवंदकारी और जिगर की तब्दीली की बात करते हैं और मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट के लिए फिर हम असेस करते हैं कि इस मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम लिवर ट्रांसप्लांट का एक खास टाइम होता है, न तो बहुत पहले करते हैं, अगर गोलियों से ठीक काम हो रहा है और पेचीदगियां कंट्रोल हो रही हैं तो फिर हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ मरीज को नहीं भेजते। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाए और पूरी बॉडी के तमाम सिस्टम्स फेल हो जाएं कि अगर इसमें नई जिगर भी लगा लें फिर काम नहीं हो सकता, तो फिर उस वक्त भी हम लिवर ट्रांसप्लांट का नहीं सोचते। इसकी मिसाल ऐसी है कि गाड़ी है और गाड़ी का इंजन कमजोर हो गया है और आप पहले उसमें मोबिलाइल डालते हैं, कुछ इधर उधर करते हैं और गाड़ी चलती रहती है। लेकिन अगर वो इंजन बिल्कुल ही फिर काम करना छोड़ जाता है तो फिर आप इंजन बदल देते हैं और फिर गाड़ी फिर काम करना शुरू करती है। लेकिन ऐसे भी है कि वो गाड़ी इतनी कमजोर हो गई है, उसके पूरी बॉडी कमजोर है, उसके तमाम जितने पुर्जे हैं वो सारे कमजोर हैं, बिल्कुल ही जवाब दे चुके हैं, तो फिर आप इस गाड़ी का इंजन बदल भी दें तो क्या होगा? उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, पूरी की पूरी गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई है और आप कहें कि नहीं जी चलो मैं इंजन बदलता हूँ, गाड़ी को चलाऊंगा, फिर वो गाड़ी नहीं चलती। तो बिल्कुल ऐसे ही लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक टाइम होता है कि न तो आप बहुत अर्ली स्टेज में करते हैं और नहीं बहुत लेट स्टेज में करते हैं। उसका अपना वो डॉक्टर, वो जो लिवर ट्रांसप्लांट टीम होती है वो फिर असेस करती है, मेल्ट स्कोरिंग करती है, चाइल्ड क्लासिफिकेशन करती है, बाकी देखती है आया जो हम इसको जिगर बदल रहे हैं तो क्या ये जिगर इस बदन में काम करेगा भी नहीं करेगा, ये बॉडी जो है इस जिगर के मुताबिक चलेगी भी नहीं चलेगी। तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर लिवर सिरोसिस का ट्रांसप्लांट हो या हर लिवर सिरोसिस का ट्रांसप्लांट हम ना करें, बस सिर्फ दवाइयां दें। ये एक डिसीजन होती है जो कि टीम डिसीजन होती है, जिसमें सर्जन्स भी होते हैं, जिसमें जो है ना हेपेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसमें तमाम एक फुल टीम होती है और वो मिलके डिसाइड करती है कि आया हम इस मरीज को ट्रांसप्लांट की तरफ ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए। जी, तो जिस तरह के मैंने बोला कि आज के लेक्चर का मौजू है लिवर ट्रांसप्लांटेशन या जिगर की पेवंदकारी। तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि जिगर की पेवंदकारी या लिवर ट्रांसप्लांटेशन से मुराद क्या है, हम इसे क्या मुराद लेते हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन में हमारे पास दो अशखास हैं, एक है डोनर जो कि जिगर का अतिया करता है और एक होता है रिसिपिएंट, वो मरीज जिसका जिगर सिरोसिस की वजह से खराब हो चुका है और अब इसको हम जिगर की तब्दीली करते हैं। या कभी कभार एक्यूट लिवर फेलियर होता है, सिरोसिस नहीं होता लेकिन किसी ऐसी बीमारी से उसके लिवर कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसमें भी हम जिगर बदलते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट की या तो एक्यूट लिवर फेलियर में होता है और दूसरा लिवर सिरोसिस में होता है। इसमें एक डोनर होता है और एक रिसिपिएंट होता है। तो डोनर मींस देने वाला, रिसिपिएंट लेने वाला। तो एक शख्स जो कि हेल्दी होता है, अच्छा लिवर ट्रांसप्लांट दो तरीके का होता है। एक तो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट होता है कि जिसमें हम एक जिंदा शख्स से और वो शख्स
قانوناً اس کا رشتہ دار ہوتا ہے اس سے جگر لیتے ہیں اور مریض کو لگاتے ہیں۔ دوسرا ہے کیڈیورک لیور ٹرانسپلانٹ، یعنی جگر ہم ان اشخاص سے لیتے ہیں جن کی موت واقع ہو جاتی ہے اور جنہوں نے اپنے لیور ڈونیشن کا اجازت دے چکی ہوتی ہے زندگی میں، تو ان سے جگر لے کے ہم ایک لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور ایک مریض کو جگر لگاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کیڈیورک لیور ٹرانسپلانٹ ہے تو مرنے اس کی جو واقعہ ہے، یہ ریزن ہے، یہ اس کی موت کی وجہ وہ جگر نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی اور وجہ ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی موت واقع ہوئی ہے اور اس کے جگر اس کی زندگی میں بالکل صحیح سالم ہو۔ پھر ہم وہ جگر اس سے نکالتے ہیں اور لیور سیروسس کے مریض کو یا ایکیوٹ لیور فیلئر کے مریض کو لگاتے ہیں۔ پاکستان میں کیڈیورک لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا، یہ لائیو ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ ہی ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں ڈونر سے ہماری مراد ہوگی ایک ریلیٹو، قانوناً جو ڈونر ہے وہ رشتہ دار، ہیلدی رشتہ دار، جہاں سے جگر لیا جاتا ہے اور مریض کو لگا دیا جاتا ہے۔ جبکہ کیڈیورک لیور ٹرانسپلانٹ میں ڈونر جو ہوگا وہ مردہ شخص ہوگا جس نے اپنے جگر کے عطیہ کرنے کا وہ پرمیشن دے چکے ہوں گے، تو اس سے جگر لے کے دوسرے مریض کو لگا دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں لائیو ڈونر لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایک ڈونر ہوگا جو کہ رشتہ دار ہوگا اس اور ہیلدی ہوگا، اور اس سے جگر لے کے دوسرے مریض کو لگایا جائے گا، یا وہ ایکیوٹ لیور فیلئر ہے یا وہ لیور سیروسس ہے۔ چونکہ ہم لیکچرز کر رہے ہیں لیور سیروسس پہ، تو یہاں پہ ہم مراد لیں گے سیروسس کا مریض کہ جس کے سیروسس اب ٹرانسپلانٹ مانگ رہا ہے، تو اس کو ہم یہ لیور میں ٹرانسپلانٹ کریں گے، یعنی ایک بندے سے لے کر دوسرے بندے میں لگائیں گے۔ تو لیور ٹرانسپلانٹ سے مراد یہ ہے۔ اب دوسرا سوال کہ لیور سیروسس کے مریض میں جگر کی پیوند کاری کب کی جاتی ہے، یعنی وہ کون سا ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم لیور ایک ہیلدی ڈونر سے لیور لے کے سیروسس کے مریض کو لگاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پچھلے لیکچروں میں کہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ہیپیٹک انسیفالوپیتھی ہے یا خون کی الٹیاں آنا جس کو ویریسیل بلیڈ بولتے ہیں، یا اسائٹس جس کو پیٹ میں پانی جمع ہونا یا گردوں کا فیل ہو جانا یا جگر میں کینسر کا بن جانا، تو اگر وہ ڈاکٹر آپ کی ٹیم سمجھتا ہے کہ اب کون سا مرحلہ ہے، اگر ہیپیٹک انسیفالوپیتھی ہے، یہ 1 2 3 دفعہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یا خون کی الٹیاں ہو گئی ہیں جو کہ اب کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں آپ کے باقی میجر سے، یا ایسی اسائٹس ہو گئی ہے کہ وہ اب کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، باقی باڈی ٹھیک ہے، یا پھر یہاں پہ گردوں کا ہیپیٹورینل سنڈروم یا ایکیوٹ کڈنی انجری ہو گئی ہے، یا کینسر بن گیا ہے وہ ابتدائی مرحلے میں، اور اگر جگر بدل دی جائے تو اس کا کیور ہو جائے گا، تو پھر یہ آپ کا ڈاکٹر اور لیور ٹرانسپلانٹ ٹیم مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب ہمیں اس شخص کے جگر کو تبدیل کرنا چاہیے، اس مریض کے جگر کو تبدیل کرنا چاہیے، دوسرا جگر لگانا چاہیے، دوسرا لیور اس میں لگانا چاہیے۔ تو سیروسس میں تو یہ ہوگا، اور اگر نارمل لیور تھا پہلے اور کوئی ایکیوٹ لیور فیلئر ہوا ہے تو ایک دوسری انڈیکیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم لیکچرز میں سیروسس کی ڈسکشن کر رہے ہیں، تو سیروسس کے مریض میں یہ پیچیدگیاں ہیں، ان پیچیدگیوں میں ایک سٹیج آ جاتا ہے کہ پھر وہ آپ کا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ اب اس کے جگر ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے، کیونکہ بھی جو اپنا مریض کا اپنا جگر ہے، یہ اب اس میں اتنی صلاحیت نہیں رہی کہ یہ اس مریض کو انسیفالوپیتھی سے بچائے رکھے، یا یہ خون کی الٹیوں سے بچائے رکھے، یا یہ پانی جمع نہ ہونے دے، یا پھر یہ گردوں کی وجہ سے، یا یہ اگر کینسر بن گیا ہے اور یہ اس سٹیج میں ہے کہ جو ابھی پہلا نہیں ہے، ارلی سٹیج ہے، تو پھر تو آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا۔ عموماً مریض پوچھتے ہیں کہ جب ان کا کینسر ہو جاتا ہے اور وہ کینسر کافی بڑا ہوتا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، یا وہ جگر سے باہر نکل چکا ہوتا ہے، پیٹ میں آ چکا ہوتا ہے، یا پیپڑوں میں جا چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کا اگر جگر بدل دیں تو کیا ہوگا؟ اس سٹیج پہ کہ جب ٹیومر ایک خاص سائز سے بڑا ہوتا ہے، وہ ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا سائز ہے، اپنے کرائٹیریاز ہیں، ملان کرائٹیریاز ہے، ایکسٹینڈر ملان کرائٹیریاز ہے، سائز ہے، یا ان کی تعداد ہے، کینسرز کے جو دانوں کی تعداد ہے۔ تو اگر وہ
जिगर तक महदूद हो और वो अर्ली स्टेज में हो, इब्तदाई मरहले में हो, तो ये वो स्टेज होता है कि जिगर की ट्रांसप्लांट अगर आप करें तो फिर आप उस कैंसर से छुटकारा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर एक दफा वो एक्सटेंड कर चुका है, वो साइज ज्यादा हो चुका है, उसकी तादाद ज्यादा है, या वो जिगर से बाहर फैल चुका है, तो फिर ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट का कोई फायदा नहीं होता। आप जिगर भी बदल देंगे लेकिन वो जहां जहां फैला है वहां मौजूद होने की वजह से उस मरीज की जिंदगी को वो ज्यादा अलाउ नहीं करता। लिहाजा ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के कैंसर खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बाहर जिगर से बाहर निकल गए हैं, तो ऐसे में लिवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत, बल्कि वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लिवर ट्रांसप्लांट ऐसे में नहीं किया जाता। अच्छा, इसके बाद जो तीसरा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि जिगर की पेवनकारी के कितने मराहल हैं, यानी अगर हम लिवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके क्या स्टेजेस हैं या उसके कितने मरहले हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँ कि इसमें 4 बड़े स्टेजेस हैं, 4 बड़े मरहले हैं। एक तो ये है कि बिफोर ट्रांसप्लांट, यानी एक शख्स की, एक मरीज की हमने ट्रांसप्लांट प्लान की है, तो उस ट्रांसप्लांट करने से पहले का मरहला या पहले का स्टेज, और इस स्टेज में हम कुछ टेस्ट करते हैं, वर्कअप करते हैं, मरीज का भी करते हैं, और जो पोटेंशियल डोनर होगा कि ये जिगर देगा उसकी भी हम टेस्ट करते हैं। तो वो जो ट्रांसप्लांट टीम होती है, वो पैथोलॉजिस्ट होता है, वो टेस्ट करते हैं, मरीज की सुटेबिलिटी देखते हैं कि मरीज ट्रांसप्लांट के लिए मौजू है कि नहीं है, सुटेबल है कि नहीं है, रीजन क्या है। दूसरा ये जो डोनर है उसको देखा जाता है कि डोनर का लिवर, डोनर की अपनी सेहत कैसी है, उसके लिवर आया इस मरीज में लग सकता है, नहीं लग सकता, आया उसकी क्या, उसकी लिवर की क्या होती है। तो इसमें एक्सटेंसिव वर्कअप चाहिए होता है, इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, सीटी स्कैन्स करने पड़ते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट से पहले का मरहला है। इसके बाद दूसरा मरहला आता है जो कि ट्रांसप्लांट का होता है, जिसको ट्रांसप्लांट सर्जरी को बोलते हैं। तो ये एक लंबी सर्जरी होती है और इसमें प्रोसेस तो एक है कि लिवर ट्रांसप्लांट है, लेकिन इसमें 2 सर्जरीज होती हैं। एक तो वो डोनर के, उसके डोनर से वो जिगर लिया जाता है, तो उसके जिगर का वो पार्ट काटा जाता है, निकाला जाता है, फिर इस जिगर को ट्रांसफर किया जाता है मरीज में। तो 2 सर्जरीज होती हैं, एक डोनर की सर्जरी होती है और एक मरीज की सर्जरी होती है। तो ट्रांसप्लांट सर्जरी 2 सर्जरीज का नाम है, डोनर की सर्जरी और पेशेंट की सर्जरी। डोनर की सर्जरी के डोनर से जिगर लिया जाएगा और पेशेंट की सर्जरी को उसमें जिगर लगाया जाएगा। तो ये दूसरा मरहला हो गया। तीसरा मरहला जो है वो पोस्ट ट्रांसप्लांट आईसीयू केयर है, और इसमें मरीज को भी रखा जाता है और डोनर को भी रखा जाता है। मरीज को तो रखा जाता है क्योंकि अब वो तमाम का तमाम उसकी जिंदगी का दारोमदार वो मशीनों पे होता है। वो जो जिगर जो काम करता था अब वो मशीनें कर रही होती हैं, और जिगर को टाइम देते हैं कि जिगर वहां पे जरा अपनी पोजीशन ले ले और उनके रगें और चीजें अपना काम करना शुरू कर दे। और इसके साथ चूंकि डोनर से भी जिगर एक टुकड़ा ले चुके होते हैं, तो फिर वो डोनर को भी आईसीयू में रखा जाता है ताकि उसकी जिंदगी को सपोर्ट करें और वो जो अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस से उनको बचा पाए। ये याद रखें कि डोनर का आईसीयू केयर या आईसीयू में रखना वो कम होता है, वो 2-3 दिनों का होता है, जबकि या चंद दिनों का होता है, जबकि पेशेंट्स का आईसीयू केयर जरा ज्यादा होता है, उसमें दिन ज्यादा लगते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी पोजीशन क्या है और उसका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके बाद चौथा मरहला जो है वो होम केयर एंड फॉलोअप का है। होम केयर एंड फॉलोअप्स का है कि, और ये होम केयर और फॉलोअप्स, ये डोनर का तो 1-2 फॉलोअप्स हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि डोनर का जिगर जो है वो 2 से 3 महीने में अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। जिगर में से ये सलाहियत है कि अगर जिगर आप इसका काट भी लें तो बाकी वो जिगर अपने आप को दोबारा बना लेता है और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाता है। तो उसमें तो अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है और बेहतरीन दी है। लेकिन मरीज के लिए ये होता है कि हम जो उसको, जो हमने ट्रांसप्लांट किया होता है, वो ट्रांसप्लांट, वो जिगर उसके बदन उसको एक्सेप्ट करता रहे, उसका बदन उस पे अगेंस्ट एक्टिविटी ना करे, उसको माने कि ये मेरा जिगर है। उसका जिगर तो नहीं होता, वो तो उसके रिश्तेदार का जिगर होता है। इसलिए जब कोई भी बाहर की चीज हमारे बदन में जाती है तो हमारी अपने बदन की इम्यूनिटी उसको अगेंस्ट काम करती है, उसको निकालती है कि इसको निकालो, ये बाहर की चीज है। तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन अपने बॉडी को, वो इम्यूनिटी को सुप्रेस रखती हैं ताकि वो इस जिगर को रिजेक्ट ना करें, इस जिगर को अटैक ना करें जो हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है। तो इसके लिए कुछ रेगुलर ड्रग्स देनी होती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने होते हैं, और उस मरीज ने
खाने होते हैं और उसके लिए रेगुलर टेस्टिंग करनी होती है। ट्रांसप्लांट का मरीज अपने ट्रांसप्लांट टीम के पास, ट्रांसप्लांट सर्जन और हेपेटोलॉजिस्ट के पास रेगुलरली जाता है। वो उसको देखते हैं आए इसकी कोई पेचीदगियां तो नहीं बन रही है, पेचीदगी है तो उसका इलाज किया जाता है, उसके ड्रग्स लेवल चेक किए जाते हैं, क्योंकि अगर वो ड्रग ले भी रहा है लेकिन अगर उसकी जो रिक्वायर्ड डोज है, रिक्वायर्ड बॉडी में कंसंट्रेशन है वो नहीं हो रही है, लेवल नहीं बन रहे हैं, तो फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, या अगर उसके लेवल बहुत ज्यादा है तो फिर भी नुकसान हो सकता है। तो ट्रांसप्लांट के 4 बड़े मरहले हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले का मरहला कि जिसमें मरीज और डोनर दोनों के कुछ टेस्ट किए जाते हैं, बल्कि काफी सारे टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद ट्रांसप्लांट सर्जरी का दूसरा मरहला है जिसमें डोनर की भी सर्जरी है, मरीज की भी सर्जरी है। इसके बाद आईसीयू केयर जो कि डोनर के लिए भी है और पेशेंट के लिए भी है। डोनर जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है अपने आईसीयू से, पेशेंट को जरा ज्यादा दिनों तक रखना पड़ता है। और उसके बाद होम केयर एंड फॉलो अप्स ऑफ द पेशेंट्स, मेनली डोनर का भी 1-2 विजिट हो जाते हैं फिर उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड मरीज है जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है उसको फॉलोअप हम जरा ज्यादा रखते हैं। अब एक और सवाल कि जिगर की पैवंदकारी की तफसील क्या है, यह कैसा होती है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो पूरे स्टेप्स तो ये इस लेक्चर के स्कोप से बाहर के हैं, क्योंकि ये इस लेक्चर का मकसद पब्लिक अवेयरनेस है, अवाम में अवेयरनेस है। अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिसको ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिनके रिश्तेदारों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या जिनके रिश्तेदारों का ट्रांसप्लांट हुआ है, या जिनके यार दोस्तों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या जनरली पब्लिक अवेयरनेस के लिए, तो इसलिए इसकी मैं टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये शख्स का ये जिगर है। अब इसको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि देखें इस जिगर के 2 बड़े लोब्स होते हैं, एक राइट लोब इसको बोलते हैं, दायां हिस्सा, और एक लेफ्ट लोब बोलते हैं। ये एनाटॉमिकली या कुदरती तौर पे जिगर के 2 लोब्स हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। और फिर ये इसके गाल ब्लैडर है जहाँ पे तिली ये गाल ब्लैडर आता है, फिर ये उसकी नाली है। ये समझ लें कि ये एक मुल्क है और ये इस मुल्क के 2 सूबे हैं। राइट लोब एक सूबा है, लेफ्ट लोब एक सूबा है। अगरचे दोनों कंट्रोल हो रहे हैं, दोनों जिगर के पार्ट हैं, लेकिन दोनों अपने तौर पे इंडिपेंडेंट भी, उनका अपना एक निज़ाम है, उनकी अपनी ब्लड सप्लाई है, उनके अपने मेटाबॉलिक एक्शन है, दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं, लेकिन इनका कंट्रोल फिर जरा लोकल हो जाता है। इसके बाद फिर ये राइट लोब लेफ्ट लोब फिर मजीद सेगमेंट्स में तकसीम होता है। और वो सेगमेंट ऐसी मिसाल समझ लें कि सूबे के जो डिविजन्स हैं, तो वो डिविजन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो हर सूबा डिविजन और डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह हर लोब फिर अपने सेगमेंट्स पे होता है। इसके बाद उसके लाब्यूल्स होते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट्स है, अल्लाह ताला ने ऐसे ही अरेंजमेंट्स की है जिस तरह जो है ना, और जिसको देख के हमारी जो है ना, हम लोगों भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव वो डिविजन्स करते हैं। तो लिवर है, उसके राइट लोब लेफ्ट लोब, एक सूबा दूसरा सूबा, फिर लोब्स के सेगमेंट्स जो कि डिविजन्स होते हैं, उसके बाद लाब्यूल्स जो कि आप ये समझ लें कि उनके जिले होते हैं। तो ये एक लेवल है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। तो ये आप बेसिक समझने की बात है। अब ये जिस तरह मैंने कहा कि राइट लोब ऑफ द लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, दायां लोब या बायां लोब। अब होता क्या है कि फिर जब सर्जरी होती है तो ये राइट लोब का पार्ट जो है, ये एक डोनर का, ये निकाल दिया जाता है और इसमें इसके अपने अपनी वेसल्स वो प्रिजर्व रखी जाती हैं। जिस तरह के मैंने बोला कि लोब में अंदर जाके फिर वेसल्स, फिर वेसल्स, फिर वेसल, हर एक सेगमेंट के अपने अपने वेसल्स होती हैं। और फिर ये काट के ये इधर ये मरीज का ये रह जाता है। देखिए ये इंफीरियर वेना केवा है और ये मरीज में ये डोनर में ये रह जाता है। ये डोनर की हम बात कर रहे हैं कि डोनर में हमने ये काट लिया, ये जिगर है, इसका ये पार्ट हम काट लेते हैं और फिर ये जो हमने काटा है ये फिर हम उधर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये रिसिपिएंट में हम लगा देते हैं, तो उसका ये पार्ट हम इधर लगा लेते हैं, तो वहां पे ये काम करना शुरू कर देता है। तो देखिए ये पोर्शन ऑफ द डोनर लिवर, ये जो हमने निकाला हुआ है, तो ये हम इधर लगा देते हैं। मरीज के का जो वो हिस्सा होता है वो हम काट के उसके साथ फिर हम लगा देते हैं। मैं दोबारा आपको समझाऊं कि ये जिगर को हम 2 में डिवाइड करते हैं। ये डोनर को भी 2 में डिवाइड करते हैं और रिसिपिएंट को भी 2 में डिवाइड करते हैं। इसके बाद ये
جب کاٹ لیتے ہیں تو اس طرح کا بن جاتا ہے. یہ ڈونر کا بھی لیور ہے, اس کو بھی ہم اس کا رائٹ لوب, جو ہم نے کہا کہ اس کا رائٹ لوب ہے, تو یہاں سے کاٹ کر کے ڈونر کا بھی اور ریسیپینٹ کا بھی. اب ڈونر کا جو ہم نے یہ کاٹا ہوا ہے, یہ کاٹ کے اس کے بعد یہ رہ جاتا ہے, یہ ہم نے کاٹ دیا. یہ لیفٹ لوب ڈونر کا بھی ریسیپینٹ کے بھی رہ گیا. اب ہم یہ جو ہم نے حصہ کاٹا ہوا تھا یہ ریسیپینٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں, اور یہ ہو جاتے ہیں کہ یہ دونوں کا کلر ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے ادھر بھی کاٹا, ہم نے مریض کا بھی ادھر کاٹ دیا تھا. تو یہ جو ہم نے کاٹا ہوا حصہ تھا یہ نکال کے وہ ریسیپینٹ کے اس والے حصے میں ڈال دیتے ہیں, اور اس کا جگر وہ ہم کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور یہ جو حصہ ہم نے کاٹا ہوتا ہے, یہ جو حصہ ہم نے ڈونر کا کاٹا ہوتا ہے, یہ 2 سے 3 مہینے میں جگر دوبارہ اپنے آپ کو بنا کے یہ فل کر دیتا ہے. تو یہ جگر اپنے نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ نارمل جگر ہے. تو نارمل جگر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ بنا لیتا ہے. تو 2 سے 3 مہینے میں جو ڈونر جس نے لیور دیا ہے اس میں لیور کی کمی ختم ہو جاتی ہے, اور وہ پھر لیور نارمل ہو جاتا ہے اور پورا ہی نارمل فنکشن کرتا ہے. جبکہ ریسیپینٹ میں جو لیور ہوتا ہے یہ بھی اپنے آپ کو وہ گرو کر کے ایک سائزبل پہ آ جاتا ہے اور اپنا نارمل کام شروع کر دیتا ہے. تو یہ ایک اور وہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پورشن آف دا ڈونرز لیور یہ کاٹ کے ادھر ہم نے جو ہے نا پھر پیشنٹس کو لگا دیتے ہیں, جس کو جو ہے نا وہ ہو گیا. تو اس طرح ایک دونوں مریض اور ڈونر دونوں ایک نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ شخص جس کا لیور سیروسس تھا, جب ہم نے ٹرانسپلانٹ کیا تو اس کا پورا جگر نارمل ہو جاتا ہے. تو ناظرین, امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لیور ٹرانسپلانٹ سے کیا مراد ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کب کیا جاتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں, اور لیور ٹرانسپلانٹ کی سرجری کی ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. بڑی بڑی باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں, بڑے کانسیپٹس آپ کو دیے, اور امید ہے کہ اگر آپ کو اس سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یا آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کے یار دوست کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے یا ٹرانسپلانٹ جن کا ہو چکا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اس ٹرانسپلانٹ میں ہم کرتے کیا ہیں, اور اس ٹرانسپلانٹس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور ٹرانسپلانٹ کے بعد پھر مریض کا کیسے فالو اپ کیا جاتا ہے. تو میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. امید ہے کہ میری اس لیور سیروسس کی ویڈیوز کی لیکچرز کی وجہ ذریعے سے آپ لوگوں کو لیور سیروسس کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی کہ لیور سیروسس کیا ہے, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں, اس کی کیا کیا پیچیدگی ہیں, ان پیچیدگیوں سے ہم مریض کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور اگر ضرورت پڑے تو ہم اس میں ٹرانسپلانٹ کی کب ضرورت پڑتی ہے. میں اجازت لوں گا اگلی دوسری ویڈیو تک. تب تک خدا حافظ.